वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, अर्थात भारत में जो जनजातियां हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे कि जनजातियां हम किसे कहते हैं, क्यों उनको जनजाति कहा जाता है और उनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अर्थात भौगोलिक वितरण क्या है, इसके बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको देखिए ध्यान से। मतलब एक आसान सी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि वो परिभाषा को मैं आपको समझा पाऊं कि जो जनजाति है, जनजाति का अगर आपसे कोई अर्थ पूछता है तो आप उनको सिंपल बता सकते हैं कि वह समाज जिसके रीति रिवाज, व्यवहार के तरीके और संस्कृति आदिम समाज की विशेषताओं से युक्त होती है, उस को हम जनजाति कहते हैं। अर्थात जनजातियां वे समुदाय या वे समूह हैं जिनके जीवन जीने के तरीके, जिनकी विशेषताएं, अधिकांशतः जिनमें प्रमुख रूप से हम रीति रिवाज, व्यवहार के तरीके और संस्कृति को लेते हैं, वो किससे मेल खाते हैं? आदिम समाज की विशेषताओं से। तो इनके बारे में डीएन मजूमदार, गिलेन एंड गिलेन, एफ बोस और हावेल, इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इनकी परिभाषाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा लगभग कॉमन जैसी है। जैसे वो कहते हैं कि जो जनजाति है, जनजाति वह समुदाय है जो एक निर्धारित क्षेत्र में निवास करता है, जिनके रीति रिवाज और जिनकी संस्कृति एक दूसरे से मेल खाती है। दूसरे समाजशास्त्री कहते हैं कि जनजाति समुदाय वह समुदाय है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा विवाह से संबंधित कुछ निषेधों का पालन करता है। दूसरे समाजशास्त्री कहते हैं कि जनजातीय समाज वह समाज है जिसकी विशेषताएं आदिम समाज से मेल खाती हैं और वो समाज कुछ निषेधों के आधार पर अपने को बाकी समाजों से अलग करता है। तो परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं। तो बाकी आप आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो जनजाति है उनका जो संख्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1931 की जनगणना को अगर हम देखें तो उसमें जो इनकी टोटल जो पॉपुलेशन थी वो थी 2.24 करोड़ और टोटल 838 जनजातियां उसमें दर्ज की गई थी, चिन्हित की गई थी। इसी तरीके से आज की डेट में अगर हम देखें तो 1950 में चूंकि हमारा संविधान लागू हुआ और उस समय 212 जनजातियां उसमें सूचीबद्ध की गई। एक और मैं बात आपको यहां को बता दूं कि इन जनजातियों को हम देश में अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। अनुसूचित जनजाति, तो इनके आगे अनुसूचित क्यों लगा हुआ है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में एक अनुसूची बना करके इनका उल्लेख किया गया है। अर्थात अगर भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को यह पावर देता है, यह शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसे समुदाय को जो भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में निवास करता है और जिसकी विशेषताएं आदिम समाज की विशेषताओं से मेल खाती हैं, तो वो उसके लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। ये हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को पावर दी है। तो इसी तरीके से जो अनुच्छेद 365 है, आर्टिकल 365, वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से उस राज्य में निवास करने वाले किसी भी समुदाय को, किसी भी समुदाय से मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी समुदाय हो सकता है, राज्यपाल भी उन्हीं समुदायों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश करते हैं जो वास्तव में उन कंडीशंस को, मतलब उन कंडीशंस पर खरे उतरते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय 1950 में 212 जनजातियां हमारे देश में थी और जो बढ़कर के 2014 में का जो डेटा है उसमें 580 जनजातियां उसमें हो गई हैं, जो संविधान की अनुसूची है। तो वो कौन कौन सी बेस है या कौन कौन सी कंडीशन है जिनके आधार पर किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। तो उसमें सबसे पहला है कि उसकी उत्पत्ति, उस समुदाय की उत्पत्ति किसी जनजाति समुदाय के द्वारा ही हुई हो, पहली कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन है इसमें कि वो जो समुदाय है वो भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में निवास करता हो। आपने देखा होगा कि जो जनजातियां हैं वो मोस्टली कहाँ, पहाड़ों में, जो नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं उनमें, है ना, उत्तराखंड में, हिमाचल में, उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग ज्यादा निवास करते हैं। तीसरी कंडीशन है इसमें कि उसका जीवन आदिम समाज की विशेषताओं से युक्त हो। जैसे आदिम समाज की विशेषताएं हैं, जिस तरीके से आदिम समाज के लोग निवास करते थे, इसी तरीके से उनकी जो विशेषताएं हैं उस समुदाय की उस आदिम समाज की विशेषताओं से युक्त हो। और चौथी विशेषता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हो, अर्थात न तो वहां पर शैक्षणिक सुविधाएं हैं, ना ही वहां पर आर्थिक रूप से वो मजबूत है, ना ही राजनीतिक रूप से वो मजबूत है। तो वो जो सारी सुविधाएं हैं, जीवन के जो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ेपन का मतलब है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सभी रूप से वो पिछड़ा हो। तो ये चार कंडीशंस जब वहां पे होती हैं तो उनको देख करके राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि इस समुदाय को जनजाति में शामिल कर लिया जाए, अर्थात संविधान की अनुसूची में इस जनजाति को जोड़ लिया जाए। तो जो अनुच्छेद 365 है, आर्टिकल 365, राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की सलाह से उस समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल कर सकते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही विद्यार्थियों। कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली क्लास में चर्चा करेंगे हम कि जो हमारे देश में इनका भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। जुड़ने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।